शालधर गांव के गोमती नदी के किनारे रहता था मानिकलाल। मानिकलाल के पास 2 बीघा जमीन थी जिसमें उसके 2 बगीचे थे। एक फलदार बगीचा और दूसरा लकड़ी के पेड़ों का बगीचा। उसके फलदार बगीचे में आम, जामुन, कटहल जैसे कई रसीले फल होते थे, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति की इच्छा या हिम्मत नहीं होती थी उन फलों को तोड़ने या उठाने की, क्योंकि कहा जाता था कि वे बगीचे भूत प्रेतों का अड्डा थे। सबसे खास बात यह थी कि मानिक बाबू के बगीचे के ठीक पास शालधर का महाश्मशान था। नदी के दोनों किनारों के लोगों में कुछ अजीबोगरीब बातें प्रचलित थीं। जैसे आधी रात को कई लोग देखते थे कि श्मशान में लाश जल रही है। चूंकि श्मशान नदी के किनारे था, वहां कोई इंसान नहीं रहता था। अगर किसी लाश का अंतिम संस्कार करना होता तो पहले ही गांव वालों को बताया जाता। लेकिन अचानक आधी रात में लोग देखते थे कि श्मशान में लाश जल रही है। इसके अलावा कुछ लोग कहते थे कि वे रात के समय उस बगीचे से महिलाओं के रोने की आवाजें सुनते थे। ऐसा लगता था मानो कई महिलाएं एक साथ रो रही हों, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। इस अजीब स्थिति को लेकर गांव में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में क्षेत्र के सदस्य शरीफ साहब ने कहा, आज यहाँ उपस्थित या सभी को पता है आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का मूल विषय है, गांव के लोग कह रहे हैं मानिक बाबू की गोमती पहाड़ वाले बगीचे में भूतिया और डरावनी चीजें दिखाई देती है। आप लोगों ने भी क्या देखा है? आज हम इस विषय में ही बात करेंगे और इसका समाधान ढूंढेंगे। अरे यहाँ कौन कौन है जो ये सब चीजें अपनी आंखों से देखा है कोई? जैसे ही यह बात कही गई, कुछ युवाओं और बुजुर्गों ने हाथ उठाया। अच्छा, आप बोलिए, क्या देखा था? मेरा नाम मोनू मियाँ है, खेती करके ही घर चलाता हूँ। मैं एक दिन बहुत सुबह खेत में गया था कुछ सब्जी काटने, ताकि मैं सुबह को वो सब्जी बेच सकूं। लेकिन मैंने जो देखा उसको याद करके अभी भी मुझे डर लग रहा है। मैंने देखा शमशान में एक चिता जल रही है और कुछ नर पिशाच लाश को घेर के उसके शरीर से कुरेद कुरेद के मांस खा रहे हैं। ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। अच्छा, बहुत ही डरावनी थी ये। जतिन, तुमने क्या देखा था? हम लोग मछुआरे हैं। मछली पकड़ना और बेचना हमारा पेशा है। मैंने जो देखा था वो बहुत ही डरावनी थी। उस दिन भी हर रोज की तरह मैं और मेरा दोस्त बीलू गोमती नदी में मछली पकड़ने गए थे। उस दिन जाल में मछली भी बहुत फंसी थी। हम लोग टोकरी में मछलियां भर रहे थे, लेकिन टोकरी भर ही नहीं रही थी। इसके बाद जो देखा उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 10 से 12 साल का एक लड़का जिसका सर उसके हाथ में था और वो टोकरी में से एक एक करके मछलियों को उस कटे सर को खिला रहा है। ये देख के हम दोनों टोकरी, जाल सब वहीं छोड़ के भागने लगे। बाद में कौन कहाँ गया कुछ याद नहीं है। सुबह हम लोगों ने पाया कि हम लोग स्कूल के मैदान में थे। इसके बाद से कभी भी रात को
वहाँ जाल बिछाने नहीं गया। तुम लोगों से जो भी सुना, इससे लग रहा है बात काफ़ी गंभीर है और चिंता की भी बात है। तो मानिक बाबू, अब आप बोलिए, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मियाँ, कभी कभी गांव के लोग मेरे पास आके कहते हैं कि मेरे बगीचे में ऐसी ही कुछ घटती है या उनको दिखाई देती है। हो सकता है, मैं हैरान नहीं होता, क्योंकि इस बगीचे के पास में ही एक शमशान है। जहाँ शमशान है वहाँ इस तरह की घटना आम बात है। अभी मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसी को मैं मान लूँगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत आसान हो गया। आपके पास से ऐसा ही कुछ उत्तर आशा किया था। इसके बाद बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मानिक बाबू के दोनों बगीचों के पेड़ों को काटकर 100 मिल में बेच दिया जाएगा। इसके बदले में मानिक बाबू को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी, गांव वाले पूरी तरह से करेंगे। इस निर्णय के साथ बैठक समाप्त हुई। अगले दिन मानिक बाबू एक आरा मिल से दूसरी आरा मिल घूमने लगे, लेकिन जैसे ही कोई मिल मालिक गोमती किनारे वाले बगीचे का नाम सुनता, वह पेड़ काटने से मना कर देता। एक मिल मालिक तो यहां तक कह बैठा, मानिक जी, मैंने जीवन में बहुत पेड़ काटे हैं और बेचे भी हैं, लेकिन मुझे माफ करना, उस बगीचे में मैं काम नहीं करूंगा। आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। पूरा गांव जानता है वहाँ बहुत अलौकिक घटनाएं घटती हैं। उनको उसी हाल में छोड़ दीजिए, खुद से खतरे को मत बुलाइए। ठीक है, तुम नहीं काटोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन डिसाइड हुआ वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं तो उस बगीचे को बेच ही दूंगा। नमस्ते। यह कहकर मानिक बाबू घर लौट आए। रात में खाना पीना खत्म करके जब मानिक बाबू बिस्तर पर लेटे तो अपनी पत्नी से बातें करने लगे। अजी, सुनती हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। इधर सबको वादा किया है कि दोनों बगीचे को बेच दूंगा, क्योंकि वो जगह बदनाम है, लेकिन आज पूरा दिन घूम के भी कोई बगीचा काटने को राजी ही नहीं हुआ। सबसे कम कीमत में भी कोई राजी नहीं हुआ। अभी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज रात को तो नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, वो सब बाद में होगा। अभी आओ, थोड़ा सर दबा देती हूँ, शांत होके सो जाना। कुछ देर बाद मानिक बाबू सो गए। अचानक आधी रात में मानिक बाबू ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने खुद को रात के अंधेरे में श्मशान में अकेला खड़ा पाया। चारों ओर से तेज दक्षिणी हवा बह रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सड़क के किनारे से उन्हें आवाज दे रही है, लौट आओ, लौट आओ, मत जाओ उधर। मानिक बाबू लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना भी जोर लगाते एक कदम भी पीछे नहीं हट पा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने पूरे बगीचे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके वंश के सभी पूर्वज और महिलाएं हर पेड़ पर 4-5 की संख्या में लटके हुए थे। कोई पेड़ों की शाखाओं से झूल रहा था तो कोई टहनियों पर बैठकर पैर हिला रहा था और आ आ इस तरफ आ कहकर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर कुछ लोग कहने लगे, ये बगीचा मत काटना मानी, ये बगीचा हमारा। ये बगीचा मत काटो मानी, ये बगीचा हमारे है। इस बगीचे में हम रहते हैं। गलती करेगा, खत्म हो जाएगा। लौट जा, लौट जा, लौट जा।
हाँफते हुए मानिक बाबू अचानक नींद से जाग गए, बिस्तर पर उठकर बैठ गए। उनका पूरा चेहरा और माथा पसीने से भीग गया था। उनकी पत्नी ने अचानक यह महसूस किया और उठ गई। अजी क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? लो लो पानी पियो। इतनी बार कहा आपको, जो होगा देखा जाएगा, मत सोचो इतना। ऐसे ही तो नहीं सोच रहा हूँ। कल पूरा दिन घूम के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। वादा जब किया है तो कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। कल ही मेंबर के साथ बात करने जाऊंगा। अगले दिन सुबह ही मानिक बाबू सदस्य के कार्यालय गए। उन्होंने उसे पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि कोई भी उस बगीचे को खरीदने या पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही जो भयानक सपना उन्होंने बीती रात देखा था वह भी उन्होंने सदस्य को सुनाया। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कोई किसान खेती करने नहीं जाना चाहता। किसी के मरने से भी वहाँ लोग सत्कार के लिए नहीं जाना चाहते। उसके बाद आप भी ये सब बातें कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो। अभी आप घर जाइए। अगली सुबह मियाँ भाई साहब बड़ी मुश्किल से 3 लकड़हारों को लेकर मानिक बाबू के घर पहुंचे। मानिक जी घर में है? देखिए किनको ले आया हूँ। अरे मियाँ भाई आइए आइए बैठिए। ये लोग कौन है? पहचान नहीं पाया मैं। ये लोग बहुत मुश्किल से मिले हैं। ये है राजन, सलीम और मैनाल। इनको दूर के बॉर्डर से पकड़ के लाया हूँ। ये लोग लकड़ी का सौदा करते हैं। ये लोग ही आपका बगीचा साफ कर देंगे। इनको सब खुल के बताया है ना? तुम लोगों को पता है ना इस बगीचे के बारे में? देखो बाद में कोई खतरा ना हो। इसके बारे में आप मत सोचिए, ये सब आम बात है। बचपन से हम लोग पेड़ काट रहे हैं। रात को कहाँ कहाँ से पेड़ काटते हैं हम लोग। इसके बारे में आप मत सोचिए। ठीक है, मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया। धन्यवाद मियाँ भाई। जय श्री राम। बाकी आप देख लेना। अगली रात उन्होंने पेड़ काटने के लिए बगीचे में जाने का फैसला किया। दिन में अगर दोनों बगीचों के पेड़ काटे जाते और अचानक वन अधिकारी पहुंच जाते तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। मुकदमे और झंझट अलग। इसलिए लकड़हारों ने रात में ही पेड़ काटने का निर्णय लिया। यह सर्दियों की एक सुनसान ठंडी रात थी। चारों ओर कोहरे की चादर लिपटी हुई थी, जिससे एक रहस्यमय सा वातावरण बन गया था। हर तरफ सन्नाटा और एकाकीपन। बगल में शालधर का महाश्मशान दिखाई दे रहा था। समय समय पर सियारों की चीखें सन्नाटे को चीर रही थीं, जो राजन, सलीम और मैनाल मियां के दिलों को तीर की तरह भेद रही थी। इसी बीच राजन ने एक पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी का वार पड़ते ही पूरे बगीचे में एक अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक चिड़ियों, चमगादड़ों और कौवों का झुंड बगीचे से उड़कर बाहर निकल गया। सलीम भाई, ओ सलीम भाई, कैसी एक हवा चली। और ठंड का समय है और सामने ही नदी है। हवा तो चलेगी ही। तुम एक सिगरेट जलाओ और काम पे लगो। जैसा कि हमेशा होता था, राजन और सलीम काम में लग गए। एक और वार करते ही अचानक पेड़ से खून बहने लगा। ये क्या खून? सलीम भाई, ओ सलीम भाई, पेड़ से खून निकल रहा है। देखिए देखिए देखिए। ठीक उसी समय पूरे बगीचे की जमीन और पेड़ जैसे थोड़े से हिलने डुलने लगे। मैनाल भाई देखिए, सच में लाल खून। भाई मुझे भी कैसा लग रहा है। हम लोग कोई भूल काम तो नहीं कर रहे। कोई इस बगीचे को काटने को राजी नहीं हुआ था। कुछ पैसे की लालच में हम लोग कुछ खतरा तो नहीं बुला रहे। अरे नहीं, मेंबर साहब को जुबान दिया है, ये बगीचा काटना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत सवाल करेंगे।
कोई इज्जत नहीं रहेगी, बाद में कोई काम भी नहीं मिलेगा। चलाओ तुम लोग, हाथ चलाओ, तुम लोग जल्दी से काम पे लगो, ये सब बाद में देख लेंगे। मैनाल मियाँ ने इस अजीब घटना को नजरअंदाज करते हुए उन्हें फिर से काम करने को कहा। इसी बीच उन्होंने देखा कि श्मशान भूमि में कुछ लोग झुंड बनाकर फुसफुसा रहे थे। उनके शरीर काले काले सायों जैसे दिख रहे थे। अरे शमशान में ये सब लोग अचानक से कहाँ से आ गए? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। हम लोग चले जाते हैं। जान बची तो लाखों पाए। भाई लोग चलिए। अरे चुप तू, इतना डर क्यों रहा है? कोहरे की वजह से हम लोग उनको नहीं देख पाए थे। काम करो, समझा? काम कर। राजन की बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक एक 10-12 साल का एक छोटा लड़का, जिसका चेहरा पीला और सफेद था, उनके पास आया और कहा, चाचा, वो चाचा, मुझे कुछ लकड़ी दो ना, मेरे पिता को जलाऊंगा। हम लोग गरीब हैं, इसलिए जो लकड़ी जुगाड़ हुआ है उससे पिताजी को आधा ही जला पाएंगे। दीजिए ना मुझे कुछ लकड़ी। चाचा जी, तुम रुको, मैं तुम्हें छोटी लकड़ियाँ देता हूँ। मैं भी कुछ लकड़ियाँ तुमको दे आऊँगा। लकड़ियाँ काटनी नहीं पड़ेंगी, मैं वो बड़ी लकड़ी ही लेके जाऊँगा। यहीं से तो गिर के मरा हूँ एक बार, दूसरी बार नहीं मरूंगा। उनकी आंखों के सामने पल भर में वह छोटा बच्चा भारी भरकम पेड़ों की टहनियां कंधे पर डालकर श्मशान की ओर ले जाने लगा। तीनों हैरान होकर उसे देख रहे थे। धीरे धीरे वे तीनों भी श्मशान की तरफ बढ़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे विश्वास करना मुश्किल था कि वे जीवित हैं या मृत। उन्होंने देखा 3 शव सफेद चादरों में लिपटे हुए थे। अचानक जैसे ही हवा चली, चादर उड़ी और वे देख पाए कि उन तीनों के मृत शरीर जमीन पर पड़े हुए थे। लड़के के पिता ने कहा, बेटा आग लगाओ, जल्दी से आग लगाओ। आज रात इन तीनों को जलाना पड़ेगा, सुबह होने के बाद नहीं होगा। इसके बाद तीनों बेहोश हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन उन्हें नदी के किनारे पाया गया। वे बुरी तरह बुखार से तड़प रहे थे। मानिक बाबू का वह बगीचा फिर कभी नहीं काटा गया। आज भी वह वैसे का वैसा गोमती नदी के किनारे अतृप्त आत्माओं का अड्डा बना हुआ है। क्या आप में से कोई है जो उस बगीचे को काटने का साहस दिखा सकता है? भूत हो या न हो, हमारा मानना है कि कोई भी पेड़ काटना नहीं चाहिए।